ज़रूरी नहीं ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद केके। टारगेट विद केके में आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास हिंदी कृतिका भाग 1 इस जल परले में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इससे पिछली वीडियो में हमने इसी लेसन का यानी इस जल परले में इसका पाठ हमने पढ़ा था। इसके पाठ के बारे में फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने विचार एक रिपोर्ट के माध्यम से कैसे व्यक्त किए हैं, किस प्रकार बिहार के पटना जिले में बाढ़ की स्थिति का उन्होंने आंखों देखा हाल हमारे सामने वर्णन किया है। तो उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम अभी करने जा रहे हैं। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है या वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले पाठ जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक हम पाठ को नहीं पढ़ेंगे, इस रिपोर्टाज को, इस जल परले में लेसन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी, पिछली क्लास लगाई होगी। अगर आपके पास कोई बुक भी है 9th क्लास की तो आप 9th क्लास की बुक में से ये लेसन पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ आपने ऐसा ज़रूर किया होगा। चलिए बात करते हैं अब अभ्यास के क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है, ये अभ्यास के क्वेश्चन है। एक बार फिर बता दूं जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, इस बुक में केवल 5 लेसन है और 500 लेसन में से केवल और केवल अभ्यास के प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। न छोटे प्रश्न आएंगे, न आपका जीवन परिचय आएगा, न कोई गद्यांश आएगा। केवल और केवल इस बुक से अभ्यास के बड़े प्रश्न यानी 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वही आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। चलिए बात करते हैं अभी पहला क्वेश्चन की। जो पहला प्रश्न है वो है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। बड़ा ही सरल भाषा में पूछा गया क्वेश्चन है इस पाठ के आधार पे। जब या कोई भी ऐसी हम आम धारणा है, जब भी कोई मुसीबत आती है, कठिनाई आती है, इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे कोई भी प्रकार की हो, तो हम पहले अगर हम थोड़ा सा अनुमान हो हमें इस तरह की स्थिति हो सकती है तो हम क्या करें, पहले क्या कर सकते हैं। और यहाँ इस पाठ के आधार पर लोगों ने क्या क्या किया था। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे थे। लोगों ने अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, पत्र पत्रिकाएं आदि एकत्रित यानी इकट्ठी कर ली थी, जिससे बाढ़ के दिनों में यानी जितने दिन 2, 4, 5 दिन मुश्किल के दिन हो, उन दिनों में उन्हें खाने पीने की तकलीफ न हो और बाढ़ के कारण घर से न निकल पाने की स्थिति में पत्रिकाएं पढ़कर समय व्यतीत किया जा सके। यानी अपना जो टाइम घर पे जो खाली समय है उसको कैसे हम स्पेंड करें, उस समय में हम क्या करें जिससे हमारा मन लगे, हमारा जो समय व्यतीत है वो हो जाए। इसके लिए उन्होंने पर्याप्त पहले से ही सारी जो सामग्री है वो एकत्रित कर ली थी। दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था या क्यों उत्सुक था। एक तो बाढ़ की में सही टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे और दूसरा बाढ़ का रूप कैसा हुआ। यानी हमें अगर आंखों के, हमने टीवी में देखा है, सुना भी है, इस पाठ में हमने पढ़ा है, अगर हम बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा दृश्य देखें और एक दूसरे का कहा हुआ हम सुने या पढ़ें तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो हम बिल्कुल आंखों के सामने वो रूप देखते हैं। अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति हो किसी प्रकार की तो हम भी उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो लेखक के मन में क्या उत्सुकता थी, पढ़ते हैं। लेखक बचपन से ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बॉय स्काउट, स्वयंसेवक जैसा कि लेसन ने पढ़ा था, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर के रूप में कार्य करता रहा था। इसलिए जब उसने सुना कि पटना के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग आदि क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस आया है तो वह बाढ़ के इस रूप को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। यहाँ तक कि बाढ़ किस प्रकार की है, यानी बाढ़ का स्वरूप कैसा है, दिखने में कैसा दिखता है बाढ़ का पानी हमारी ओर आता हुआ, अपनी इसी मनोवृत्ति का मतलब मन की जो स्थिति है, मन के अंदर जो भावनाएं पैदा होती है, मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं इस समय, भी क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ तक आया होगा, कितनी तेजी से आता होगा, यानी तरह तरह के जो क्वेश्चन है, यानी मनोवृत्ति के कारण लेखक बाढ़ की सही स्थिति जानने के लिए ही स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ का रूप देखना चाहता था। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आया है। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। लोगों के इस कथन से कि पानी कहाँ तक आ गया है, यह ज्ञात होता है कि लोग बाढ़ की विभीषिका से चिंतित हैं। विभीषिका मतलब भयानक रूप से। उनमें यह जानने की इच्छा भी है कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, जिससे वह यह अनुमान लगा सके कि उसका क्षेत्र बाढ़ से कितना सुरक्षित है अथवा उन तक भी बाढ़ का पानी पहुँच सकता है। क्या उन तक भी बाढ़ का पानी पहुँच सकता है? अगर ऐसा हो तो वो क्या करेंगे। वे अपनी तथा अपने परिवार के
बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए प्रयत्नशील है। यानी उनके मन में ये एक प्रकार की भावनाएं थी कि अगर बाढ़ का पानी हम तक आ जाता है तो हम कैसा महसूस करेंगे और हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या प्रयत्न करेंगे, सारी की सारी भावनाएं उनके मन में है। चौथा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी एग्जाम की दृष्टि से भी, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया वाक्य? तो देखते हैं किसे कहा गया है। जैसा कि आपको पता भी है, शायद प्रश्न सुनते ही आपके दिमाग में इसका आंसर भी आ गया होगा। तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के उफनते हुए तेजी से अपने अंदर सबको डुबोते हुए पानी को कहा गया है। यानी ऐसे ही पानी की जो लहरें, पानी का जो बहाव बिल्कुल एक लहर की तरह हमारी ओर बढ़ रहा है और तेजी से उफान मारता हुआ बिल्कुल झाग फैलाए हुए हमारी ओर बढ़ रहा है, उस पानी के उफनते हुए आकार को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत का मतलब जो भी उसके सामने आएगा वो खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा भयानक रूप है। बाढ़ का पानी जिस जिस क्षेत्र में जा रहा है वह अपनी गति और तेजी से सबको डुबोता जा रहा है। इसलिए जब लेखक अपने मित्र के साथ रिक्शा पर बैठकर बाढ़ देख रहा था तो भीड़ में से एक आदमी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। करंट का मतलब बिल्कुल आगे जो पानी का बहाव है इतना तेज है, उसके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा वो या तो मर जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है, या वो अपने साथ डुबोकर उसको आगे ले जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतनी भयंकर स्थिति है बाढ़ की। पांचवा प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। एग्जाम की दृष्टि से शायद ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक सामाजिक दायित्व के लिए या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। अगर बाई दवा हमारे साथ ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा हमारे साथ हो या हमारे आसपास क्षेत्र में इस तरह की घटना हो तो हम इसके लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं और क्या क्या बचाव के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आपदाओं से निपटने के लिए हमें सदा सचेत रहना चाहिए, बिल्कुल सावधान रहिए। बाढ़ ना आए इसके लिए नगर के नालों की सफाई वर्षा ऋतु से पहले ही करवा लेनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई छोटा या बड़ा नाला है तो समाज के लोग मिल करके, समाज के किसी प्रतिनिधि से बातचीत करके, अगुवाई करके ऐसी स्थिति में उस तरह की साफ सफाई हमें करवा लेनी चाहिए। प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि की वस्तुओं को नालों, सीवरों में नहीं डालना चाहिए, जिससे वो बंद हो जाए या उसका जो एक प्रकार से धरातल से उनकी ऊंचाई वो काफ़ी हो जाती है। नदियों में गंदगी प्रभावित नहीं करनी चाहिए, इससे नदियों की गहराई कम हो जाती है। और अपने घर में पर्याप्त खाद्य सामग्री, पेयजल, ईंधन, आवश्यक दवाई आदि रख लेनी चाहिए। यानी ज़रूरत की चीज़ों का हमें थोड़ा बहुत स्टॉक कर लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में भी, कम से कम 5, 7, 10 दिन का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री हो इस तरह की स्थिति के लिए। बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना करें, ऐसी स्थिति मतलब होने वाली नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति होती तो प्रशासन हमारे लिए बिल्कुल तैयार रहता है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन 5, 10, 15 दिन का हमारे पास राशन हो ऐसी व्यवस्था हमें कर लेनी चाहिए। जब दानापुर डूब रहा था, मतलब यहाँ थोड़ी सी एक विस्मय है, हैरानी प्रकट की गई है। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। अब देखो, जब किसी व्यक्ति पर कोई कठिनाई, मुसीबत आती है तो दूसरे लोग उसका आनंद लेते हैं या मजा लेते हैं या उनकी हालचाल पूछने नहीं आते, तब ये अंदर से जो भावना पीड़ा निकलती है, उस तरह का दृश्य है। इस तरह के कथन के द्वारा लेखक ने उन लोगों की मानसिकता पर चोट की है जो अपनी चिंता तो करते हैं परंतु उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। पटना में बाढ़ आने पर सब लोग चिंतित थे तथा अपने अपने बचाव में लगे हुए थे। कुछ तमाशबीन बाढ़ का नज़ारा ही देखकर अपना मन बहला रहे थे। इसके विपरीत जब बिहार के किसी अन्य क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उन लोगों की दयनीय दशा को कोई चिंता भी नहीं करता, दशा की कोई चिंता भी नहीं करता और ना ही कोई वहाँ की दुर्दशा को देखने जाता। यानी ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई थी, तब ये उसकी मानसिक जो मनोवृत्ति है, स्थिति है, उसको दर्शाया गया है। 7वां क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि जब बाढ़ की स्थिति थी, घोषणाएं कर दी गई थी, टीवी पे समाचार, रेडियो पे, आकाशवाणी पे समाचार आ रहे थे, तो सब लोग अपने अपने स्थानों पे, सुरक्षित स्थानों पे चले गए थे। सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और ऊपर की मंजिल पर वो सामान ले गए थे। अपना जो नीचे की मंजिल पर था या ज़रूरत की जो चीज़ें थी, जो वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने सुरक्षित स्थानों की ओर ले गए थे। फिर भी जो पान की बिक्री है वो बंद नहीं हुई, क्योंकि पान की जो दुकान पर लोग आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुन रहे थे और वहाँ बड़े आनंद से उस स्थिति का मजा ले रहे थे। इस समाचारों को सुनते हुए लोग पान भी चबा रहे थे, यानी साथ में वो आकाशवाणी से बाढ़ की जो प्रसारण की जो घटना है उसके समाचार सुन रहे थे और इसी समाचार सुनते सुनते लोग वहाँ पान की दुकान से पान खा करके आनंद भी ले रहे थे, चबा भी रहे थे। तो ये स्थिति थी जब पान की दुकान पे पान की बिक्री हो रही थी, जबकि बाकी सारी चीज़ें बंद थी। 8वां क्वेश्चन है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए?
ये तो वही स्थिति है। अगर हमें पता लगे कि हमारे घर में पानी आने वाला है या बाढ़ आ सकती है, हमारे चारों ओर पानी ही पानी होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम वो सारी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करेंगे, या घर के जो नीचे का हिस्सा है उसमें अगर पानी घुसने की संभावना है तो हम वहाँ से सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या ख़राब होने वाली चीज़ें उसको निकालेंगे, ऊपर की मंजिल पर लेके जाएंगे और ऊंचे स्थान पर रखेंगे या सुरक्षित स्थान पर उसको लेके जाएंगे। और घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की है, टाइम पास करने के लिए है, मनोरंजन की जो सुविधाएँ हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए जो भी खाद्य सामग्री है, वो सारी की सारी हम इकट्ठा कर लेंगे। जितने संभव हो सके हम उन चीज़ों का स्टॉक करेंगे। और पर्याप्त मात्रा में भी दवाई, अगर मेडिकल सुविधाएँ हैं, इमरजेंसी में हमें किसी प्रकार की जो शारीरिक तकलीफ होती है, किसी प्रकार की पीड़ा से बचने के लिए, दुख दर्द से बचने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो भौतिक, जो बेसिक मेडिकल की दवाइयाँ हैं वो हम एक प्रकार से इकट्ठा कर लेंगे। आदि चीज़ों का हम रख रखाव करेंगे, उनको प्रबंध भी कर लें। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका होती है? बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अंदर हम बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हैजा, प्लेग, पैर की उंगलियों के सड़ने, तलवों में घाव होने, दस्त लगने, बुखार आदि बीमारियों के फैलने की आशंका होती है। तो जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि दलदल काफ़ी हो जाता है, जो मिट्टी है वो भी गीली हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो कई प्रकार की बीमारियाँ फैलने की आशंका रहती है। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गए। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? लेसन से उठाया हुआ बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। सन 1949 में महानंदा की बाढ़ में घिरे वापसी थाना के एक गांव में लेखक रिलीफ कार्य के लिए नौका लेकर गया। नौका पर एक डॉक्टर साहब भी थे। उन्हें गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप लाना था। जो बीमार व्यक्ति थे उनको नाव पर चढ़ा करके उनको वहाँ से एक कैंप में लेके आना था जहाँ उनको मेडिकल सुविधाएं दी जाती थी। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ाया था। एक बीमार नौजवान था, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता वो भी नाव पे चढ़ जाता है। जब डॉक्टर साहब ने कुत्ते को नौजवान के साथ ले जाने से मना कर दिया तो नौजवान ने कहा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। जब डॉक्टर साहब ने कहा भी कुत्ता तो हमारे नाव में नहीं चढ़ेगा बीमार व्यक्ति के साथ, तो वो नौजवान कहता है कि अगर मेरा कुत्ता मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी नाव पे नहीं चढ़ूंगा या नाव में चढ़कर नहीं जाऊंगा। और यह कहकर वो पानी से उतर गया। तो उसके पीछे पीछे कुत्ता भी पानी में कूद गया। इससे इन दोनों की एक दूसरे के प्रति, यानी जो कुत्ता है और जो बीमार व्यक्ति है, उन दोनों का आपसी जो स्नेह है, प्रेम है, उसके प्रति असीम स्नेह की जो भावना है वो व्यक्त की गई है। 11वां क्वेश्चन है, अच्छा कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। लेखक लास्ट समय में अंतिम जो बाढ़ का दृश्य है वहाँ कहता है कि अगर मेरे पास कलम होती तो मैं कुछ लिख लेता, मेरे पास कैमरा, फ़ोन वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ होती जिसके लिए मैं ये बाढ़ का जो मंजर है, लाइव प्रसारण है, इसको मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता, इसकी मैं वीडियो बना लेता। ऐसा कुछ वो मन में सोचता है। अंत में वो कहता है कि अच्छा कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी हो गई, अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी, तीव्र उत्कंठा का मतलब उनके मन में तीव्र इच्छा थी ये सब करने की कि मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन ये सब उसके मन में होते हुए, रुचि होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा कि अच्छा मेरे पास कुछ भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ये अच्छी बात है, ये क्यों कहा? लेखक चाहता था कि यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह इस बाढ़ के दृश्य की फिल्म बनाता और टेप रिकॉर्डर में उन सब ध्वनियों को रिकॉर्ड करता जो इस बाढ़ के कारण उत्पन्न हो रही है। जैसे एक बार लेखक को लगा था कि कहीं बच्चा रो रहा है, लेकिन बाद में जब बाढ़ का पानी उसके बिल्कुल नजदीक आया तो उनको लगा ये तो बाढ़ के पानी की आवाज है। इसके अभाव में वह इस बाढ़ पर लेख लिखना चाहता था, परंतु कलम चोरी हो जाने से वैसा नहीं कर पा रहा था। अंत में वह अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, इसलिए कहता है कि इन सब के अभाव में इस बाढ़ की विवशा को पूर्ण रूप से दंतचित्त होकर देखकर अपने मन में संजो कर रख सका है। अगर देखो वो मूवी बनाने में या लिखने में व्यस्त हो जाता तो उस बाढ़ के दृश्य को वो बिल्कुल सहजता से देख नहीं पाता। उसका सजीव जो वर्णन है वो जैसे कर पा रहा है वैसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो उसकी मूवी बनाने में, उसको रिकॉर्ड करने में, उसको लिखने में व्यस्त हो जाता, तो उसके जो मंजर है उसको देख नहीं पाता अच्छे से। इसीलिए वो कहता है कि अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसे ही किसी घटना का उल्लेख कीजिए। अगर समाज में कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें मीडिया उसको टीवी पर टेलीकास्ट करती है, मीडिया के द्वारा हमें पता लगती है, तो कई घटनाएं हमारे लिए सिरदर्द बन जाती है, समस्याएं बन जाती हैं। तो अगर ऐसी किसी घटना का हमारे सामने
या हमारे आस पड़ोस में किसी के साथ अगर ऐसी घटना हुई है जो मीडिया के माध्यम से दिखाई गई और हमारे लिए एक प्रकार की समस्या बन जाती है, तो उस घटना का वर्णन करना है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ कल्पना करनी है, आपको अपने दिमाग से सिर्फ अपने विचारों का सर्जन करना है, रचनात्मकता की ये बात है। तो अपने आधार पे जब आपके पास टाइम हो तो इस तरह की आप कल्पनाएं कर सकते हो। 13वां क्वेश्चन है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। देखी सुनी का मतलब या तो आपने किसी अपने चीर परिचित से सुनी हो, अध्यापक से सुनी हो, अपने दादा परदादा, घर में किसी बड़े बुजुर्ग से सुनी हो, या आपने खुद कहीं देखा हो इस तरह की प्राकृतिक आपदा, चाहे वो किसी आग लगने का दृश्य हो, चाहे किसी बाढ़ आने का दृश्य हो, या तूफान, भूकंप, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा अगर हमारे आसपास या हमारी आंखों के सामने हुई है तो उसका घटना का आपको वर्णन करना है। तो ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन थे कुछ एक, इनको पढ़ करके आप समझ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो 9th क्लास हिंदी एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक लेसन 1 बाय 1 आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। बिल्कुल छोटी से छोटी हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी न हो। हर लेसन को 2 या 3 टुकड़ों में बांटकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आती होगी, आपको लेसन समझ में आता होगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है वीडियो को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट ज़रूर दें। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने सहपाठियों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब मन करे आप देख सकते हो इसको। चलिए, इसके अलावा एनसीईआरटी 10th क्लास का पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो में मिलेगा। 11th क्लास का भी आपको पूरा सिलेबस आपको हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। पूरा का पूरा जो +1 क्लास का सिलेबस है वो आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा +2 क्लास का भी कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए टारगेट विद के क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।